साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। अब देखो, हमने जो सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया था, अब उसके अंतर्गत लगभग 145 के आसपास लोग अपन से इसके अंतर्गत जुड़ चुके हैं और उसमें मात्र 65 लोगों ने टेस्ट दिया है। तो जुड़ना भी अच्छा चीज है। जो लोग जुड़ भी नहीं पाए, जो लोग सोचते ही रह गए किस प्रकार से डाउनलोड करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, और उनमें से जो जुड़े ये अच्छी बात है, और इसके अंतर्गत जो लड़े ये और भी अच्छी बात है, और उसमें भी जो अच्छा कर पाए और भी अच्छी बात है। ये सतत प्रक्रिया है, एक दिन की बात नहीं है। अब इसके अंतर्गत देखो, मैं एक जो पियर डी कुर्बिटन है, जो ओलंपिक के जनक कहे जाते हैं, उनका एक वाक्य आप लोगों को बताता हूं जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जो कोई नया है और टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो को देखने से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएंगे। अब ये बात कहता है ओलंपिक के अंतर्गत वो कहते हैं कि सबसे देखो महत्वपूर्ण जीतना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण जीतना नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण तो है भाग लेना। अपन ने भाग ही नहीं लिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब भाग लेने से भी देखो महत्वपूर्ण क्या चीज है, भाग लेने से महत्वपूर्ण उसके बाद में फिर संघर्ष करना। हमने संघर्ष कितना किया, उसके लिए संघर्ष कितना है। अब उसमें भी जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहां से भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद में उस संघर्ष को अपन ने कितना अच्छे से लड़ा है, अपना कितना एफर्ट्स लगाया है, आपने अपना 100% दे दिया है, ठीक नहीं। यही सबसे मुख्य चीज है। तो आप अपना 100% दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज जैसे सीईटी का आया है, कॉमन जो एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन, कल आरएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे जितने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लोगों विचलित होंगे, लोगों की भीड़ इधर से उधर चली जाएगी और कंपटीशन कम से कम होता जाएगा। और ये जैसे ये लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ये इसके अंतर्गत स्थिति होती है। 4 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 2 लाख लोग बैठते हैं, 50% के आसपास ही लोग एलिजिबल एग्जाम दे पाते हैं। हालांकि इन्होंने अच्छा साहस किया है, ये किसी कारणवश भी एग्जाम कोई व्यक्ति नहीं दे पाया होगा, ये बात है। नेक्स्ट देखो, आपको अच्छे से पूरा फोकस हो जाओ और 100% लगा दो। लोग डाइवर्ट होंगे, और जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, साइंस अच्छी नहीं है, और बहुत सारी चीजों के अंतर्गत कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, जो उन्होंने आरएस वगैरह के एग्जाम दिए हैं पर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, उनके लिए ऑफिसर बनने का सबसे अच्छा ये मौका है। और जो किसी अंतर्गत प्रयास कर रहे हैं ना, अच्छे से पूरी ताकत के अंतर्गत लगा दो, आप जान लगा दो अपनी। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट के अंतर्गत कुछ लोगों का दिया है आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। जो पूजा जी शर्मा है, ये 2nd नंबर पे है। जो 2nd नंबर आराध्य है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी एक्चुअली गुड़िया का जो साथ में जो मेरी मिसेज है, इसको हैंडल करती है। उसको सिर्फ हैंडल इसलिए किया जाता है कि इसमें कौन सी कोई चीज़ दिक्कत आती है, वो चीज़ की दिक्कत के लिए, ठीक नहीं, किस प्रकार के, कोई लोग कहता है कि चालू नहीं हुआ, कोई कहता है ओपन नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ है, इसको इसीलिए साथ के अंतर्गत एक आईडी के अंतर्गत ओपन किया जाता है। उनको ये उनका नॉन है, उसमें गलत क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे उनको पता रहता है कि ये सही काम कर रहा है। तो ये 2nd स्थान रियल है, मुकेश मीना जी हैं। 4 हर्ष शर्मा जी, 2nd बालाजी हैं, हर्षिक चौधरी जी, अशोक जी और सुधा जी 8 नंबर पर। 9 नंबर पर अमित जी, 10 नंबर हेमंत सिंह राठौड़ जी, मोहम्मद यासीन जी, 11 हेमंत कुमार जी, आदेश मीणा जी, गौरी रामचंद्रानी जी, मनोज कुमार जी मीणा, मनोज सिंह जी और सुनील कुमार जी। ये नियर अबाउट और भी लोग हैं, वो भी इन्होंने अच्छा किया है, ठीक नहीं। तो आपके समय भी नहीं हो और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। फिर जैसे जैसे अपने पास में ज़्यादा लोग हो जाएंगे, फिर अपन इसकी PDF वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों के अंतर्गत और ज़्यादा ताकत से आप लोग काम कर सकें। चलो, नेक्स्ट टेस्ट की घोषणा कल मॉर्निंग में या जब भी आपके हो जाएगी। आपको क्या करना है, एडवांस क्या करना है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो यदि कोई नया जुड़ा हुआ नहीं है और नया इस वीडियो को देख रहा है, तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देख ले, उससे पता चल जाएगा और वो जुड़ जाएगा। आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करोगे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। आप लोगों को देखो, ये जो पोर्शन तो अपन ने देखा है, और इसके अलावा राजस्थान की जो प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है, इसको साथ साथ में आपको देखते हुए चलना है। और भी इसको जो स्पेसिफाइड होगा टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डाल देंगे, टेस्ट में कौन सी चीजें रखेंगे, और बिल्कुल इसी प्रकार के टेस्ट रखेंगे जो मनोवैज्ञानिक रूप से आप 7 या 8 दिन के अंतर्गत कितना पढ़ सकते हैं।
और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। टेस्ट को पूरा वेल मैनेज करके ये पूरी टेस्ट सीरीज भी आपको आगे आने वाले समय के अंतर्गत बता दी जाएगी। और जो नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखना है, ये तो अपन ने कर लिया था। अब इसके अलावा संवैधानिक जो संशोधन है, हम कुछ चीजें इनकी भी शामिल करते हुए या क्या करेंगे मैं बता दूंगा। संवैधानिक संशोधन को आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट ये चीज आती है, अब इसके अंतर्गत जो अगस्त के अंतर्गत जो पारदर्शिक वाला है और जो आगे की चीजें हैं उनको तो आपको देखनी है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको अच्छे से आगे काम शुरू कर देना है मतलब। नेक्स्ट यहां पर अपन बात करेंगे जो ये पोर्शन है, कौन कौन सा आपको देखो शुरू करना है। ये अपन कर चुके हैं, गठन शासन वाली, कार्य संचालन, वार्ड समिति वाली कर चुके हैं। इसके अलावा नगर पालिका संपत्ति, ये आपको देखनी है। और नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि वाली देखो कितनी कंप्लीट हो पाती है, ये मैं अभी उसको वेल देख करके बता दूंगा आपको। अब इसके अलावा अपन ने हृदय योजना को देख लिया था, ठीक ने। अब हृदय योजना के अलावा अपन नेक्स्ट इंदिरा गांधी, एक तो या तो फिर शहरी क्रेडिट वाली योजना ले लेंगे या फिर इसके अंतर्गत इंदिरा जो गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, इनमें से कोई न कोई एक योजना का, 2 योजनाओं को अपन मेंशन करने का प्रयास करेंगे। उसकी नेक्स्ट डेट भी आपको घोषित हो जाएगी। ये आप एडवांस काम करने के लिए दिए गए। चलो लेट्स स्टार्ट। आप सीधे आ जाते हैं अपन क्वेश्चनों पर डिस्कस करने के लिए ना। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है, तो ये मिला बेराट। ये कहां से मिला है? बेराट। ये जयपुर के आसपास है। ये कहां है? जयपुर के अंदर। जयपुर कोई बेराट कहते थे, हार्ड। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो कैसे अपन इसके अंतर्गत दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं। ये उदयपुर के अंतर्गत है। बालाथल ये भी उदयपुर के अंतर्गत है शायद। गणेश्वर ये सीकर के अंतर्गत आई हुई है। तो इन साथ में सभ्यताओं को भी ध्यान में रखना है। ये नाचता हुआ पक्षी मैंने कहां से लिया है? ये 6th क्लास की जो बुक है, 6th क्लास के अंतर्गत जो हमारा राजस्थान 6 के अंतर्गत फर्स्ट भाग चलता है, हमारा राजस्थान 2nd जो 7th में चलता है, हमारा राजस्थान 3rd ये अपने 8th के अंतर्गत चलता है, और 9th और 10th के अंतर्गत जो अपने राजस्थान बोर्ड की भी बुकें चल रही है, जो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रखी है। अब नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता का है, तो ये बेराट से है। अब देखो इसका मतलब ये पता चला है कि ये सभ्यता के अंतर्गत जो चीजें मिली है वो अपने लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां से क्या क्या बेराट से मिले हैं भाई, कि भाई बीजक की डूंगरी मिली है। क्या मिली है? बीजक की डूंगरी मिली है। और क्या मिला है? भीम की डूंगरी मिली है। भीम की डूंगरी मिली है। और क्या क्या चीजें मिली है? मत्स्य, 36 चांदी की मुद्राएं, इस टाइप की चीजें मिली है। अलंकृत घड़े, दीपक, पत्थर वगैरह, इस प्रकार की खूब चीजें। हमें यहां से क्वेश्चन को किस प्रकार से टीचर बना रहा है उसकी प्रकृति को देखना है, तब हम इसके अंतर्गत परफेक्ट बनेंगे। और इसके अंतर्गत जो भाग जो ब है उसके भी क्वेश्चन सारे के सारे आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज है, किस सभ्यता में हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। ये भी कक्षा 6 की बुक से उठाए गए। ये भी बेराट से, बालाथल से, दोनों से वहां से हाथ से उठाए गए हैं। ये दोनों कहां पर आई हुई है? अपने बेराट जयपुर के अंतर्गत आ गई है, बालाथल उदयपुर के अंतर्गत आ गई है, और दोनों से ही मिले, ए और बी ऑप्शन। इसके अंतर्गत सी ऑप्शन हो जाएगा, और उसके अंतर्गत क्या था? ए ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, ठीक ना। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से हुए हैं, तो इसके अंतर्गत देखो कालीबंगा, गणेश्वर, रेड, बालाथल, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वैसे कई बार आया कालीबंगा। अब कालीबंगा कहां पर है, तो आपको साथ में पता होना चाहिए ये कहां पर है। हनुमानगढ़ के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। ये साक्षी नहीं है, साक्षी है। क्या है? साक्षी है। हनुमानगढ़ के अंतर्गत आए। और गंदे पानी की निकासी के भी यहां पर साक्षी प्राप्त हुए हैं। और क्या क्या चीजें मिली है? ईंटों जो कि नालियां मिली है, बहुत सारी चीजें जो कालीबंगा से मिली है। यहाँ काली चूड़ियां मिली है, तो सौंदर्य और श्रृंगार से संबंधित चीजें मिली है। ये अग्निकुंड के साक्ष्य यहां से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो दोहरी रक्षा प्राचीर की सभ्यता भी ये कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। इसके अंतर्गत क्या था, एक तरफ तो छोटे और जो ऊंचे क्षेत्र थे, एक तरफ तो छोटे और ऊंचे क्षेत्र थे, और एक तरफ क्या थोड़े से जो निम्न क्षेत्र भी थे। इस प्रकार की ये सभ्यताएं के अंतर्गत इस प्रकार से 2 रक्षा प्राचीरों के अंतर्गत बटी हुई थी। ये इस प्रकार की रक्षा प्राचीर के कहां से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहां आई हुई है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत मिली है। कृषि भूमि के साक्ष्य भी यहीं से मिले। कालीबंगा से सब चीजें आती है, वो आपको एक बार साथ साथ में देख लेनी है। इसका मतलब कालीबंगा इंपॉर्टेंट आ रही है, बन रही है कहीं कहीं से। तो कालीबंगा के अंतर्गत कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं।
ये सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग समरूप के अंतर्गत अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में बनास संस्कृति का संबंध किससे है? बनास संस्कृति, अब बनास संस्कृति कहते ही दिमाग के अंतर्गत सबसे पहले क्या आना चाहिए? ये कहां पर आई हुई है? उदयपुर के अंतर्गत आसपास आई है। बनास नदी आई हुई है, बनास संस्कृति उसी के हिसाब से आई हुई है। इसी के पास में धूलकोट के नीचे आहड़ का जो पुराना कस्बा दबा हुआ है, आहड़ का पुराना जो कस्बा दबा हुआ है, और यहाँ पर ताम्र नवपाषाण मिले नहीं है, पूरा पाषाण मध्य ताम्र पाषाण काल के यहाँ मिले हैं, या ताम्र युगीन काल के बनास संस्कृति से संबंधित आती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? अब आहड़ बनास संस्कृति का नहीं है, अब इसको ऑप्शन से भी आपको देखना आना चाहिए। ऑप्शन से कैसे देखा? गिलंडू, गिलंडू के अंतर्गत अपन ने देखा है कि ये कहाँ का आया हुआ है, तो गिलंडू यदि अपन को पता भी नहीं है तो अपन देखते हैं ये कहीं उदयपुर के आसपास का ही आया हुआ है। इसका मतलब ये राजसमंद के अंतर्गत आया हुआ कहाँ है? राजसमंद के अंतर्गत आया हुआ। ओजियाना, ओजियाना कहाँ पर आई हुई है? ये भीलवाड़ा के अंतर्गत आई हुई है। चलो अपन को ये पता नहीं भी है तो भी है, भीलवाड़ा के अंतर्गत। और क्या है? ये ताम्र युगीन है। क्या है? ताम्र युगीन सभ्यता आई हुई है। इसके अलावा जो बालाथल अपन ने अभी वापस देखा था, ये नाम वापस घूमेंगे, उदयपुर के अंतर्गत आया हुआ है। लोथल, ये बोगो नदी गुजरात के अंतर्गत आया हुआ है। कि कहाँ आया हुआ? गुजरात के अंतर्गत। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? देखो, कालीबंगा, उत्खननकर्ता अमलानंद, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे दिए। कालीबंगा के अंतर्गत अमलानंद, आहड़ एच.डी. सांकलिया, बागोर बी.एन. मिश्रा, बैराट का केदारनाथ पुरी जी। ठीक नहीं, ये जो इसके अंतर्गत मैचिंग नहीं है। और जो अपने केदारनाथ पुरी जी है, इन्होंने तो अपने रैंड जो टोंक के अंतर्गत जिसे टाटा नगर कहते हैं, उसके उत्खनन करता है ये केदारनाथ जी पुरी हैं। ये डॉक्टर थे अपने, डॉक्टर मतलब ये जो पीएचडी करते हैं ना, वो डॉक्टर थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर केदारनाथ पुरी, ये डॉक्टर ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर वो वाले पीएचडी वाले। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक के अनुसंधान करता थे? ये रेड टॉक के अंतर्गत आ गया, रेड टॉक के अंतर्गत। अब आपको इसके बारे में पूरी अच्छी से चीजें पता होनी चाहिए। कैसे? ये राजस्थान का क्या है? ये भाई राजस्थान का क्या है? ये टाटा नगर है। क्या है? टाटा नगर कहा जाता है, टाटा नगर कहा जाता है। एशिया के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार मिला है। एशिया के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार मिला है। ठीक नहीं, इसकी 1938 से लेकर के 1940 के अंतर्गत इन्होंने केदारनाथ पुरी जी ने यहां पर इसको उत्खनन का काम किया था। इससे पहले दयाराम सानी ने भी यहां पर रैंड टोंक के अंतर्गत किया था। इसके बाद में इन्होंने काम किया है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट, फटाफट अपन कर लेते हैं ना। राजस्थान में एक मिनट सॉरी, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा अपन ने देख ली, कहां पर आ गई? हनुमानगढ़ के अंतर्गत, गणेश्वर, सीकर के अंतर्गत, आहड़ उदयपुर के अंतर्गत, बागोर के अंतर्गत मिले थे। क्या मिले थे? बागोर आई हुई, भीलवाड़ा के अंतर्गत आई हुई है। तो आपको यह भी ध्यान में साथ में रखना है। और यहां पर नदी कौन सी आई हुई है? तो आई हुई है कोठारी नदी। कौन सी आई हुई है? कोठारी नदी के किनारे आया हुआ है। यहां पर गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? इनकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अब आपको यदि कोई भी चीज जहां पे पढ़ रहे हो ये चीज नहीं मिल रही है, देखो एक तो घबराने की बात नहीं है। जो चीज पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ते रहो, उसके अंतर्गत वैल्यू ऐड करते रहो, साथ साथ में इसको जोड़ते रहो। जो भी नया क्वेश्चन जहां से मिले, अगर अपने उस नोट्स में नहीं है तो उसको क्या करो, आप वैल्यू ऐड कर दो। और व्हाइट पेपर पे आप लोग नोट्स को बनाते रहें, जिसके अंतर्गत उसको ऐड करने में सुविधा रहती है। नेक्स्ट देखो, सोनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सोनारी चूरू से, बीकानेर से नहीं, सीकर से नहीं। सोनारी सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? ये झुंझुनू से मिले हैं। कहां से मिले हैं? झुंझुनू के द्वारा मिले हैं। ये झुंझुनू खेतड़ी के अंतर्गत मिले हैं। कहां मिले हैं? खेतड़ी के अंतर्गत। और सोनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त, किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? तो यहां लो एश के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? लो एश के अवशेष मिले हैं। लो एश के अवशेष मिले हैं। यहां लो बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है। क्या मिली है? भट्टियां मिली है। तो अब इनको ये चीजें यदि कोई नहीं मिल रही है तो आप उनको साथ साथ में ऐड करते रहो। देखो चलो नेक्स्ट 11 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? तो अमेरिका की अध्यक्षात्मक नहीं है, फ्रांसिस नहीं है, इजी क्वेश्चन था। ब्रिटिश की संसदात्मक व्यवस्था। अब संसदात्मक व्यवस्था क्या है भाई? अपने क्या है, यहां पर संसद होती है, एक लोकसभा है जो लोअर हाउस है, अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, और इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट राष्ट्रपति होता है। तीनों, यदि कोई भी बिल या कानून बनाया जाता है, ये दोनों में से किसी में से पास होता है, पास होने के बाद में राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तो वो कानून बन जाता है। और इसी को अपन ने संसद कहा है, और इसी को क्या कहा जाता है? संसदात्मक
व्यवस्था है जो अपन ने कहां से ली है, ब्रिटेन के द्वारा ली है। नेक्स्ट देखिए, अब एक क्वेश्चन के अंदर हमने 4 क्वेश्चन डाल दिए, तो अपन को यह फटाफट करना है ना। जो मूल अधिकार है, अब बात आती है कि मूल अधिकार अपन ने किसके द्वारा लिए गए, ये यूएसए के द्वारा लिए गए। अब पता चला कि यहाँ किस में आ रहा है, ये एक ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, अब इन दोनों में से कहीं कहीं आ रहा है। फिर आता संसद की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से आ रही है, ये आ रहा है अपने यूके से आ रही है। अब इसके अंदर ये 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है। अब ये सीधे ही ऑप्शन यहाँ से भी पता चल जाता है, क्या पता चलता है कि ये इसका सी ऑप्शन इसके अंतर्गत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में, तो कितने होगा, 10 लाख है। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, वो आपको याद रखना था। देखो इसमें और भी बता देता हूं। वैसे आपात उपबंध है, आपात उपबंध कहां से लिए अपने, जर्मनी से लिए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए, आयरलैंड से लिए ना। फटाफट करने के लिए अपन इतना फास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, वो किस प्रकार के प्रतिनिधि थे, इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो चुने नहीं गए थे, सीधे सीधे देखो इनसे काटा जा सकता है। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ये क्यों करेंगे। कांग्रेस मुस्लिम द्वारा नामांकित, ये भी नहीं थे। ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ये रियासतों वाले थे तो जनता के द्वारा तो भेजे गए थे, पर ये डायरेक्ट इनके इलेक्शन नहीं हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ के अंतर्गत दोनों में साझी है, ये क्या है, साझी है, दोनों के अंतर्गत समानता के अंतर्गत आ रही है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 अनुसूचियां, ये नहीं है। सीधा सीधा क्या आ जाएगा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय वहां पे भी है और यहां पे भी है, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान के अंतर्गत अपन ने लिया है। नम्य है, कहीं नम्य भी मिलता है, अनम्य है, बिल्कुल अनम्य भी मिलता है, कहीं लचीला है, कहीं कठोर मिलता है। ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत, इसका मतलब इसमें लचीला और कठोरता दोनों आती है। अब ये किस प्रकार से है, जो संविधान के अंतर्गत संशोधन करते हैं, संविधान के अंतर्गत संशोधन करते हैं। संशोधन के अंतर्गत क्या होता है कि कई बार तो बिल्कुल साधारण संशोधन होते हैं, जिसको अपने अनुच्छेद 300 जो उसका संशोधन वाले के अंतर्गत शामिल भी नहीं है, साधारण संशोधन करते हैं। कुछ संशोधन है जो किसके द्वारा होते हैं, विशेष बहुमत द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, विशेष बहुमत द्वारा होते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा होते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत होने चाहिए, विशेष बहुमत के द्वारा। और जो अपने एक होते हैं अपने विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये साधारण बहुमत से भी हो रहे हैं और इतने टिपिकल तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें लचीलापन भी है और कठोरता भी है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल जानबूझ कर दिया था कि आप गलत करोगे। सूचियां देते ही अनुसूचियां सबसे पहले दी है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना है। पहले सोचे कोई दूसरे पे थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करे तो 8 के अंतर्गत चला जाएगा, हो सकता है कि पहले की बात पूछ लियो। अब इसके अंतर्गत कितनी है सूचियां, मैंने सूचियां बात की थी, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में बात की थी। जहां कानून केंद्र बनाता है, राज्य बनाता है, और जब दोनों ही बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। साइमन कमीशन नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं, माउंटबेटन नहीं, ये किसके द्वारा की गई थी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946। देखो हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं जिससे आपको जल्दी से जल्दी बहुत सारी चीजें कंटेंट मिल जाए, आपके पास में समय की भी कमी रहती है ना। नेक्स्ट देखिए, आपने पेपर वैसे देख रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्सपेक्टेड, ये करंट के दिए थे, एक्सपेक्टेड इनसाइडर रैंकिंग 2022 में प्रवासियों की पसंदीदा सूची मैप में, ये आपको ध्यान रखना है किसकी एक्सपेक्टेड इनसाइडर रेटिंग, प्रवासियों की पसंदीदा सूची में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है। तो अब आपको सीधा सा इसके अंतर्गत स्थान बता दिया जाता है, कौन सा स्थान है, 36वां स्थान है। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है, मैक्सिको है। और 52वां कौन सा है, 52वां भी आपको ध्यान रखना है, ये सबसे लास्ट है, कुवैत है। तो टोटल कितने थे, 52 थे, और 52 के अंतर्गत भारत का स्थान कौन सा आ रहा है, 36 आ रहा है। फर्स्ट ध्यान रखना है, लास्ट ध्यान रखना है, और भारत का कौन सा है, ये सिर्फ इतनी चीज ही ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, आजकल जो सबसे ज्यादा अभी चर्चित है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है, कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा राज्य में स्थित है। जहां पर क्या चीज ली गई है, ये IUCN के दिशा निर्देश के अंतर्गत, IUCN के जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर है उसके अकॉर्डिंग 30 चीते लाने की योजना है।
30 चीते लाने की योजना है। अभी 4-4 करके शायद आई थिंक 8 मेल और 4 फीमेल इसके अंतर्गत लाए गए। और ये चीते कहाँ पर लाए गए हैं इसके अंतर्गत? ये जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो श्योपुर जिले के अंतर्गत आया हुआ कुन्नूर यहाँ पर आया हुआ है। और ये चीते लाए कहाँ से जाएंगे? तो ये नामीबिया से लाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ नामीबिया के अंतर्गत इस प्रकार के चीते पाए जा रहे हैं ना। विश्व में सर्वाधिक वहाँ पर चीते हैं जो भारत के अंतर्गत क्या हो गए? लुप्त हो गए। नेक्स्ट देखो, मंकी पॉक्स क्या है? अभी सबसे ज़्यादा चली थी कि भाई ये कोरोना के बाद में ये क्या बीमारी आ गई। मंकी पॉक्स किस प्रकार की जनित है? ये मंकी से लोग बंदर कर देते हैं, पर ये जनित किससे है? वायरस जनित बीमारी है। कौन सी बीमारी जनित है? वायरस जनित बीमारी आई हुई है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, फटाफट कर रहे हैं। चीता लोकेशन तो कौन से देश से, इस च का मतलब कोई नहीं, कौन से देश के साथ, भारत के साथ MOU किया गया है? MOU किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये नामीबिया देश के साथ में किया गया है, अफ्रीका कंट्रीज के अंतर्गत आया हुआ जहां चीते सर्वाधिक पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा विवाद के समाधान के लिए नमसाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमसाई घोषणा कौन से राज्यों के मध्य की गई है? कौन से राज्यों के मध्य की गई है? तो ये सीधी सी बात है, बता देता हूं, असम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये की गई है। अब इसके अंतर्गत 123 विवादित गांव थे, 123 विवादित गांव थे, उसमें 36 गांवों का इन्होंने आपस में समाधान कर लिया है इस नमसाई घोषणा के तहत। असम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत की गई है। अब जो बाकी 86 गांव हैं उनके समाधान के लिए भी इसके अंतर्गत चल रही है। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है जो पेमा खांडू जी है, कौन है? पेमा खांडू जी है। और जो असम है, असम के हेमंत बिस्वा, कौन है? हेमंत बिस्वा। इन दोनों ने आपस में मिलकर के इस प्रकार का ये नमसाई घोषणा है, समझौता है। इस समझौते के तहत दोनों ने अपने आपस में जो विवादित गांव है उनका सॉल्यूशन निकाल दिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान की रामसर साइट में शामिल है? रामसर साइट के अंतर्गत देखो, जो आर्द्र भूमि होती है ना, वेटलैंड भूमि, आर्द्र भूमि, एक रामसर के अंतर्गत 1971 एक सम्मेलन हुआ था। ये ईरान के अंतर्गत एक शहर है, ईरान के अंतर्गत शहर है। यहां पर एक सम्मेलन किया गया और इस आर्द्र भूमि के कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए इस प्रकार का ये एक साइट घोषित की गई है इनका संरक्षण करना जरूरी है। अब ये यदि आप देखोगे तो ये टोटल भारत के अंतर्गत 54 स्थान हो गए। 5 अपने रामसर साइट के अंतर्गत जगह शामिल की गई है, 5 वो आप देख लेना। राजस्थान की भी 2 जगह हैं जो इस साइट के अंतर्गत अपने संरक्षित है। कौन कौन सी? एक तो सांबर झील है, एक तो कौन सी आई हुई है? सांबर झील आई हुई है। और एक केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आया हुआ। इसीलिए मैंने सारी झीलें पास में आपको ली है कि आप कंफ्यूज हो, तो इसको ध्यान रखना। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, ये 2 ही राजस्थान के अंतर्गत रामसर साइट के अंतर्गत आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन जाएगा? इसके अंतर्गत देखो, जो जल शक्ति मंत्रालय, जिसके अभी कौन है? जो अपने राजस्थान के मिनिस्टर हैं, जो जोधपुर के हैं, जो अपने गजेंद्र सिंह जी, आई थिंक गजेंद्र सिंह जी है। गजेंद्र सिंह जी इसके जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके मंत्री है। ये वर्ष 2019 में बना है, वर्ष 2019 के अंतर्गत बना है, जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत बना है। और इसके अंतर्गत कौन सा हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? ये बुरहानपुर MP के अंतर्गत आया, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस प्रकार की ये जिला बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 1 सेकेंड, 1 मिनट, लाइट थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, लाइट कर लेते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, है ना। नेक्स्ट है नगर पालिका की अब इसके नगर पालिका क्वेश्चन। नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक कितने दिनों के भीतर की जानी होती है? तो ये अपन को पता है 60 दिन के अंतर्गत। इसका मतलब वर्ष में कितनी होगी? ये अपने 60 से 6 बार आयोजित करनी होती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार कौन से अध्याय में दिए गए? अब यहां पर अपन ने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली थी। जो ये धारा 52 के अंतर्गत दिए हुए, धारा 52 के अंतर्गत, ये आपको इतनी बार क्वेश्चन करोगे ये आपको धारा एक याद हो जाएगी। धारा 52 के अंतर्गत व्यष्टि सदस्य, एकल सदस्य के अधिकार और विशेष अधिकार की बात की गई है। तो ये अध्याय 3 के अंतर्गत दिया हुआ। ये अपन ने क्वेश्चन को वहां पर मैंने रॉन्ग ऑप्शन भर दिया था, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत क्या होगा? अध्याय 3 होगा। तो इसको आप अच्छे से कर लेना है, अध्याय 3 कर लेना है, इसको 27 क्वेश्चन को करेक्शन कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया हुआ है नगर पालिकाओं के पारदर्शी क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियां गठित की जाती है। वार्ड समितियों के गठन की बात कर रहे हैं। वार्ड समितियां जो अपने
54 शायद धारा के अंतर्गत वार्ड समितियां दी रखी होगी, जिसके लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जनसंख्या सीधी सी बात क्या है, 3 लाख के आसपास होनी चाहिए, ठीक ना। और जो अपने समितियों की बात है, और समितियां बनती है, नेक्स्ट बहुत सारी समितियां बनती है, वो धारा 55 के अंतर्गत आती है। 55 में समितियां और 54 के अंतर्गत वार्ड समिति की बात अपन ने कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, इसको ध्यान रख लेना, 3 लाख पर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। वार्ड समिति की देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्ड समिति के सामान्य कार्य किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं। ये कार्य की बात अपन ने उसके साथ में अपन देखते हैं, वैसे कार्य कौन से में, धारा 60 के अंतर्गत आए हुए हैं। धारा 60 के अंतर्गत इसके सामान्य कार्य है, उनके अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्य ग्रहण करने की विधि से कितने वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका के अध्यक्ष विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहां अपन ने पहले स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा रॉन्ग पढ़ा था, उसके अमेंडमेंट के बाद में यदि इसको देखा जाए तो ये कितने हैं, 2 वर्ष पश्चात। ये यहां से क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है, ये संशोधन के बाद में हुआ है और 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। यदि उपचुनाव की बात आती है, उपचुनाव हो जाते हैं तो उसकी जितनी भी कालावधि है उसके आधे काल पीरियड तक इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। यदि एक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए तो वह अविश्वास प्रस्ताव अपन वापस से 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज यहां पर है। नेक्स्ट देखो, यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी थोड़ी मिस्टेक हुई थी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ में निम्न में कौन सा अधिनियम निरस्त किया गया, ये 2 बार लिख दिया गया, बी और सी। यदि बी है तो भी सही है, सी है तो भी सही है। 1959 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 को अपन ने समाप्त कर दिया था। तो इसके जिसका भी हो वो अपने इसको अच्छे से आपको तो ध्यान रखना अभी, ठीक ना। अभी कितने नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनकी टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 9 के अध्याय 2 के अंतर्गत पेश किया गया है। अब इसमें अपन ने 2 का अपन ने ऑप्शन नहीं दिया था, एक्चुअली यहां लिखना तो 3 था और अपन ने 2 लिख दिया है। तो इसके अंतर्गत सीधा से ध्यान रखना है, व्यापार और वार्ड कमेटी की आचार संहिता है, व्यापार और वार्ड कमेटी की आचार संहिता है। तो ये क्वेश्चन को करके इसके अंतर्गत या 3 कर दोगे तो ये डी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अपना उसके अंतर्गत सिली मिस्टेक हुई थी, तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 33 क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के किस संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करें जो मुख्य नगरपालिका की असहमति नोट पर, ये थोड़ा सा यहां पे भी गड़बड़ रहा, तदनुसार अंतिम आदेश जारी कर सकता है। तो अंतिम आदेश के लिए ये ध्यान रखना है, राज्य सरकार उसके अंतिम आदेश को जारी कर सकती है। ये इसके अंतर्गत सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 क्या क्वेश्चन कहता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के धारा 23 के संदर्भ में चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला उपयुक्त अधिकारी कौन है। तो वाहनों पर लगाएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मतलब नहीं है, निर्वाचन अधिकारी का मतलब नहीं है, उप चुनाव आयोग का मतलब नहीं है, ये कौन लगाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग ही इसके अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई को करेगा। तो इसमें सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन है, नगरपालिका समितियों का गठन यदि नगरपालिका 90 दिन के भीतर करने में विफल रहती है, समितियों की स्थापना की बात अपन ने कौन सी कही थी, धारा 55 के अंतर्गत है। यदि ये नहीं कर पाती है तो कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। बिल्कुल अपन ने क्वेश्चन इतने अच्छे उठाए हैं, तो इस प्रकार से ये 90 डेज के अंतर्गत नहीं कर पाती है तो राज्य सरकार, और धारा 55 के अंतर्गत इतने सारे बार क्वेश्चन करेंगे तो ये धाराओं को याद करने की आपको अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वार्ड समिति में वार्डों के प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं। जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सदस्य की बात कर रहे हैं, जो 25 वर्ष तक के, कितने बताया था आपने, 25 वर्ष तक के बात कर रहे हैं, 25 वर्ष तक के कम से कम होने चाहिए। कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, 5 सदस्य इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 5 सदस्य लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना 37, वार्ड समिति की अवधि कितनी होती है। भाई वार्ड समिति की अवधि जैसे नगरपालिका जैसे चलती रहेगी उसी के साथ साथ में उसके अवधि चलती रहती है। वार्ड समिति एवं नगरपालिका के साथ साथ अवधि चलती है, ये भी अपने इसके अंतर्गत आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, 38 क्या दे रहा है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उचित प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र की नगरपालिका घोषित करने में सशक्त है। कौन है जो नगरपालिका घोषित करेगा, नगरपालिका तो केंद्र सरकार करने से रही, या अधिनियम ये बन रहे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्या करेगा, राज्य राज्यपाल नहीं है, ये कौन करेगा,
राज्य सरकार इसके अंतर्गत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 के अंतर्गत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है? तो इसमें बाल कल्याण से कोई मतलब नहीं है, पुष्प प्रदर्शन से, सांस्कृतिक गतिविधि, अस्वस्थ इलाके जो अनहेल्थी लोकेलिटीज है वो इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत आएंगे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन करोगे तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जिसे नगरपालिका नगर निगम की संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए रिपोर्ट किसको की जाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रिपोर्ट करने वाला कौन है? तो रिपोर्ट के अंतर्गत देखो स्थानीय निकायों के निदेशक, इससे क्या मतलब होगा? उपाध्यक्ष से क्या मतलब होगा? तो इसके अंतर्गत भी क्या होगा? मुख्य नगरपालिका का जो अधिकारी है उसी को रिपोर्ट की जाएगी। कोई संपत्ति का यदि कोई नुकसान किसी भी प्रकार से हो रहा है तो ये होगा। एक सेकेंड, तो बाकी उपचुनाव आयुक्त इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो इसके अंतर्गत सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन आया हुआ है। 41 कह रहा है राजस्थान नगरपालिका 2009 के संदर्भ में किसके नाम से नगरपालिका के सभी पत्राचार संबोधित किए जाते हैं? निर्धारक का कोई मतलब नहीं है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कोई मतलब नहीं है, उपचुनाव आयुक्त से मतलब नहीं है, और इसमें कौन होगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है। कौन होता है? मुख्य नगरपालिका का अधिकारी है, उसी किससे अपन पत्राचार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन यही से संबंधित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा मूलभूत नगर कार्य से संबंधित है? अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मूलभूत नगर का वहां क्या लिखा था आपने? मुख्य अपने नगरपालिका के कृत्य, इस प्रकार से भी आ सकता है। इसमें आप यहां से भी देख सकते हैं डील विथ कोर म्यूनिसिपल फंक्शंस, कौन से हैं? तो वो 45 के अंतर्गत आए हुए हैं। अब इन धाराओं के अंतर्गत भी क्या चीजें हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। समय को ध्यान रखते हुए अपन फटाफट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा प्राधिकरण उप नियम बनाने का अधिकार होता है? नियम तो बना दिया राजस्थान सरकार ने, अब उप नियम कौन बना सकता है? तो उप नियम के अंतर्गत ध्यान रखना है, जो सेकंड लॉज नियम के अंतर्गत भी उप नियम होते हैं वो बना सकती है नगरपालिका, बना सकती है। कौन बना सकती है? नगरपालिका बना सकती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय योजना 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है, निम्न में से कौन सा? ये क्वेश्चन यहां से हृदय योजना से बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो भौतिक आधारभूत संरचना, आर्थिक या सांस्कृतिक नहीं है, सांस्कृतिक की जगह क्या है? सामाजिक आया हुआ। क्या आया हुआ? सामाजिक आया हुआ। तो ये सामाजिक आधारभूत संरचना करना है। ये होगा ही नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो इसमें नहीं की पूछा है, ये ध्यान रखना है। कई बार है करके अपन भौतिक आधारभूत संरचना को भी कर देते हैं, इसके अंतर्गत सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय योजना का प्रारंभ कब किया गया? हृदय योजना का प्रारंभ कब किया गया? अब 22 से कोई मतलब नहीं है, 19 से मतलब नहीं है, 16 से मतलब नहीं है, तो कौन सा हो गया? 21 जनवरी 2015। यदि आपने पीछे का सन याद रख रखा था तब भी ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होता। नेक्स्ट देखो, हृदय योजना निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? आपको 12 के 12 शहर याद हो जाने चाहिए। एक जगह हमने वेलोर लिखा था सबसे पहले नोट्स के अंतर्गत, उस वेलोर की जगह क्या करना है? वारंगल करना है। वापस से बता रहा हूं, यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा है, वारंगल करना है। और वो अपन ने वैसे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत भी उसको वारंगल लिख रखा है। एक्चुअली ये वारंगल वेलोर था जो चिन्हित था, इस वजह से अपन ने उसको लिख लिया था। अब कौन सा शहर है? बादामी है, वाराणसी है, वेलकनी है। अब ये खुजराहो है, नाम इसी प्रकार का लिया है, खुजराहो है, पर खजुराहो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसके अंतर्गत कौन सा शहर नहीं है ये ध्यान रखना, नहीं है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, हृदय योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के तत्वाधान में काम करती है? बिल्कुल इसी प्रकार के मंत्रालय लिए गए हैं, पर आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना। इसको शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक नहीं। कौन सा है? शहरी विकास मंत्रालय इसके अंतर्गत हृदय योजना को चलाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 क्वेश्चन, हृदय एक योजना है, राज्य परिवर्तित नहीं है, यूनेस्को द्वारा नहीं चल रही है, केंद्र और राज्य दोनों की नहीं है, ये केंद्र परिवर्तित है और 100% केंद्र की योजना थी। 2019 तक अपने ये योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के किस पूर्व उपाध्यक्ष को वर्ष 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शेरपा नियुक्त किया गया? ये शेरपा नियुक्त कैसे किए जाते हैं? एक्चुअली देखो, 2 बैठकें होती है, एक तो G20 और एक बैठक होती है G8 की। इसके अंतर्गत जो कोई व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है, व्यक्तिगत प्रतिनिधि, इसको शेरपा नियुक्त किया जाता है। और ये शेरपा जो है नेपाल का अपन ने शब्द लिया है, और इसके अंतर्गत कोई राजनीतिक या प्रशासनिक अनुभव वाला हो या कोई वरिष्ठ टाइप का नेता है, उसको इसके अंतर्गत शेरपा
नियुक्त किया जाता है। अपन ने वर्ष 2023 की बात कर रहे हैं, वर्ष 2023 के अंतर्गत इसमें अमिताभ कांत को लिया गया। ये पहले नीति आयोग NITI नीति आयोग के क्या थे, ये अपने पूर्व CEO थे, अमिताभ कांत जी थे। उनको क्या किया है, G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत शेरपा नियुक्त किया गया है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जो कि विश्व आर्थिक मंच, अब देखो 2 क्वेश्चन मैंने साथ लिखा, ये भी पूछ लेते हैं, इसको जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान कौन सा है, 135वां स्थान आ रहा है। अब देखो इसके साथ साथ में आपको और क्या चीज ध्यान रखनी, एक तो फर्स्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट किस देश का नाम आ रहा है, आइसलैंड का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है, आइसलैंड का नाम आ रहा है, ये चीज आ गई। सबसे लास्ट किसका नाम आ रहा है, 146 पर है, 100, इसका मतलब 146 के अंतर्गत अपन 135वां स्थान लाए, बहुत ही घटिया स्थिति के अंतर्गत है। 146 का किसका स्थान है, अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का स्थान आया हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या स्तंभ है, किन स्तंभों के आधार पर ये जो गैप रिपोर्ट बनती है, एक तो इकोनॉमिक आर्थिक और इसकी भागीदारी कितनी है, दूसरा शिक्षा का अवसर कितना है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और फिर राजनीतिक सशक्तिकरण। वापिस से नाम बोल रहा हूं, आर्थिक और भागीदारी और अवसर पर शिक्षा का अवसर है, स्वास्थ्य की उत्तरजीविता है और राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 आधारों पर, 4 स्तंभों पर यह रैंक बनती है और इस रैंक के अंतर्गत अपनी स्थिति बहुत ही खराब है। 135वां स्थान है, फर्स्ट आइसलैंड का है, और 146 स्थान है वो सबसे लास्ट के अंतर्गत है, वो अफगानिस्तान का है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर नेक्स्ट अपन क्या क्या चीज़ें करेंगे। थैंक्स।